नमस्कार। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत YouTube चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपको अनाज की मिलिंग एवं मिलिंग से संबंधित अन्य प्रसंस्करण तकनीकों के बारे में समझाऊंगी। यह वीडियो बीएससी होम साइंस सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी है। पिछले अध्ययन सत्र में मैंने आपको अनाज की मिलिंग की प्रक्रिया के बारे में समझाया था। आज मैं आपको अनाजों की पॉलिशिंग, पार्चिंग, फ्लेकिंग, पारबॉइलिंग इत्यादि के बारे में हम बातचीत करेंगे। पॉलिशिंग पॉलिशिंग का अभिप्राय है अनाज के दानों को पॉलिश करके या उनकी बाहरी परतों को हटाकर उनमें एक विशेष चमक पैदा करना, और ऐसा हम लोग प्रायः चावल के लिए उपयोग में लाते हैं। चावल जिसकी मिलिंग प्रक्रिया के दौरान सर्वप्रथम धान को दोनों पत्थरों के बीच, दो रोलर्स के बीच, जो कि भिन्न भिन्न गति पर मूव करते हैं, उनके बीच में से निकाला जाता है, तो धान की हस्क या हल पोर्शन निकल जाता है और उससे जो हमें प्राप्त होता है वो ब्राउन कलर का चावल प्राप्त होता है, जिसे हम ब्राउन राइस भी कहते हैं, जिस पर पेरिकार्प की परतें अभी चढ़ी हुई हैं। इस ब्राउन राइस का पेरिकार्प ब्राउन लेयर, जिसको हम ब्राउन लेयर भी कहते हैं, इसको हटाने की प्रक्रिया पॉलिशिंग के द्वारा होती है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया के द्वारा चावल को रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है और इस प्रकार गुजारा जाता है कि उसकी ये ब्राउन परत रिमूव हो जाए और चावल अंदर से वाइट कलर का चमकदार दाने के रूप में हमें प्राप्त हो। चावल की पॉलिशिंग के दौरान ब्रान के साथ साथ ब्रान में उपस्थित पौष्टिक तत्व जैसे कि प्रोटीन, विटामिन बी समूह, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, आयरन एवं अन्य मिनरल्स, खनिज लवणों का भी नुकसान होता है। अतः चावल को जितना अधिक पॉलिश करके जितना चमकदार चावल आप काम में लेंगे, पौष्टिकता की दृष्टि से चावल उतना ही कम उपयोगी होगा। किंतु पकाने के लिए हमको श्वेत चमकदार चावल अच्छे लगते हैं और हम प्रायः वही काम में लेते हैं। हाथ के कुटे ब्राउन राइस पौष्टिकता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक उपयोगी है, क्योंकि उनमें प्रोटीन, खनिज लवण एवं अन्य विटामिन बी समूह अच्छी मात्रा में आते हैं। नेक्स्ट है पारबॉइलिंग। पारबॉइलिंग की प्रक्रिया में हम अनाज की पार्शियल कुकिंग करते हैं, यानी कि आंशिक रूप से अनाज को पकाते हैं, और पारबॉइलिंग की प्रक्रिया भी हम प्रायः चावलों के लिए ही काम में लेते हैं। इसको हम उसना चावल या तेली चावल भी कहते हैं। पारबॉइल्ड राइस बनाने के लिए धान को पहले कुछ समय तक पानी में सोक किया जाता है। ये दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, ट्रेडिशनल पारबॉइलिंग और मॉडर्न पारबॉइलिंग। पहले मैं ट्रेडिशनल पारबॉइलिंग के बारे में आपको बता दूं। ट्रेडिशनली जब पारबॉइलिंग की प्रक्रिया की जाती थी तो उसमें धान को 3-4 दिनों तक पानी के टैंक में सोख कर भिगो कर रखा जाता था और इसके पश्चात उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए भाप में पकाया जाता था। तो इस भिगोने के दौरान 2-3-4 दिन की स्टीपिंग या भिगोने की प्रक्रिया के दौरान राइस के ब्राउन पोर्शन में उपस्थित जो खनिज लवण होते थे, जो विटामिन बी समूह होते थे, वो लीच होकर घुलकर स्टार्च भ्रूण पोष वाले पोर्शन में चले जाते थे और उसके साथ साथ प्रोटीन भी कुछ दृढ़ता के साथ स्टार्च से जुड़ जाता था। और ऐसे धान को जब हम 5 से 10 मिनट तक पकाकर प्रोसेस करते थे, मिलिंग करते थे, इसका छिलका हटाया जाता था, तो छिलके के हटने के साथ साथ प्रोटीन चूँकि दृढ़ता से स्टार्च से जुड़ जाता है भिगोने के और भाप द्वारा पकाने के दौरान, तो प्रोटीन का कम नुकसान होता है और इसके साथ ही साथ उसमें पौष्टिकता भी अधिक मात्रा में मिलती है। किंतु ट्रेडिशनल विधि से पारबॉइलिंग का एक नुकसान यह था कि 3-4 दिन तक जब हम पानी में भिगोते थे तो उसमें भांति भांति के फंगस, कवक उत्पन्न हो जाते थे और धान में एक अरुचिकर गंध और रंग उत्पन्न हो जाता था, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता था। इसी कारण
पारबॉइलिंग की मॉडर्न तकनीक के अंतर्गत धान को गर्म पानी में 4 से 5 घंटों तक भिगोया जाता है और उसके पश्चात 10 से 15 मिनट तक उसको 5 से 10 मिनट तक भाप में पकाते हैं। इस दौरान गर्म पानी में भिगोने और भाप में पकाने के दौरान वही प्रक्रिया जो कि ट्रेडिशनल पारबॉइलिंग में हो रही थी, यानी कि प्रोटीन का कुछ दृढ़ होकर स्टार्च से जुड़ जाना, खनिज लवणों जैसे कि आयरन, कैल्शियम इत्यादि का स्टार्च या भ्रूणपोष वाले पोर्शन में प्रवेश कर जाना, विटामिन बी समूह का स्टार्च में लीच आउट होकर चले जाना, और ऐसे भूसी को जब हम सुखाकर ऐसे धान को जब हम सुखाकर प्रोसेस करते हैं, मिलिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो उससे हस्क तो हट जाता है किंतु उसकी पौष्टिकता अच्छी मात्रा में बनी रहती है। तो पारबॉइल्ड राइस हमने देखा कि पौष्टिकता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। पारबॉइलिंग में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, मैंने पारबॉइलिंग की प्रक्रिया में ही आपको बता दिया। इसके नुकसान क्या है, इससे जो चावल बनता है, नुकसान हम नहीं कहेंगे, लिमिटेशंस कहेंगे। लिमिटेशंस ये है कि पारबॉइल्ड राइस जब बनकर तैयार होता है तो वो थोड़ा तेली सा, चिकना सा दिखाई देता है, उसका रंग बहुत अच्छा आकर्षक नहीं होता, इसलिए इसको कभी कभी तेली चावल भी कहते हैं। इसकी गंध भी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो ये खाने में अरुचिकर लगता है। दूसरा, पकाने के दौरान जब ये चावल पकता है तो इसमें इसके स्टार्च में जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया कुछ कम होती है और ये खिला खिला चावल बनता है और पौष्टिकता की दृष्टि से भी ये अधिक अच्छा रहता है। हम बात करते हैं फ्लेकिंग की। फ्लेकिंग की प्रक्रिया के द्वारा अनाज को मॉइस्ट करके बड़े बड़े रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है, जिससे अनाज का दाना चपटा होकर फ्लेक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आपने राइस फ्लेक्स, पोहा, मक्की के फ्लेक्स, कॉर्न फ्लेक्स और इसी तरह से जौ, ज्वार आदि के फ्लेक्स भी बाजार में देखे होंगे। फ्लेकिंग की प्रक्रिया भी धान को प्रोसेसिंग करने से पूर्व, फ्लेकिंग की प्रक्रिया में भी संपूर्ण अनाज को इसमें से रोलर्स के बीच में से दबाया जाता है और उसके पश्चात उनके छिलके और लेयर्स जो होते हैं, हस्क जो होती है, पेरिकार्प वगैरह, उनको रिमूव किया जाता है। तो फ्लेकिंग की प्रक्रिया के दौरान जो बनने वाला पोहा है वो भी चावल के मुकाबले अधिक पौष्टिक होता है, कारण कि फ्लेकिंग चावल की या धान की फ्लेकिंग से पहले धान को कुछ हद तक पारबॉइल किया जाता है और उस पारबॉइलिंग के दौरान उसमें आयरन, बी विटामिन्स और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इस प्रकार के पोहे से, फ्लेक से इन पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो फ्लेक्ड राइस के बारे में हमने बात करी। हम आते हैं पार्चिंग और रोस्टिंग पर। पार्चिंग और रोस्टिंग दोनों ही मिली जुली टर्म्स हैं, जिसके अंतर्गत अनाज के दानों को कुछ हद तक मॉइस्टेंड करके मॉइस्चर दिया जाता है, जिससे कि उनकी ब्रांड थोड़ी सी लूज पड़ जाए, और इसके पश्चात मॉइस्टनिंग और टेम्परिंग के पश्चात उनको गरम रेत या गरम नमक के साथ 2-3 मिनट तक 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको ड्राई हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण अनाजों में उपस्थित जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो भाप बनकर उड़ता है और उसी के साथ साथ वो अनाज के दाने को एक खुला हुआ सा, अनाज का जो भ्रूणपोष होता है वो फूलकर फट जाता है। आपने मक्की के साबुत दाने भी देखे होंगे और मक्की के बने हुए कॉर्न, जिसको हम पॉपकॉर्न बोलते हैं, वो भी देखा होगा। पॉपकॉर्न जो होता है वो कुछ खिला हुआ सा होता है, स्टार्च का दाना फट कर ब्राउन की लेयर्स को रिमूव करता हुआ बाहर वाइट वाइट के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार से गेहूं के भी पॉप्स बनाए जाते हैं और जौ, ज्वार आदि के भी रोस्टेड और पार्च्ड सीरियल्स हमको प्राप्त होते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अनाजों में की जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं के बारे में समझाया। अगले लेक्चर में हम अनाजों को किस किस रूप में, किस प्रकार से हम पका सकते हैं और क्या क्या व्यंजन बना सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।